नमस्कार छात्रों, मैं राकेश कुमार। आज का सेशन में मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब हमारे गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल के अंतर्गत जो मैगजीन डाला गया है, या कहा जाए कि अति संभावित प्रश्नों का जो सेट डाला गया है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए, तो उसमें कुछ क्वेरी आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि वो हमें कहाँ मिलेगा, वहाँ से कैसे हम पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। उस पर मात्र 2 मिनट का मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले आप करें क्या, जो हमारा कंटेंट्स दिया गया है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए, तो उसमें आप यूट्यूब चैनल पे जाएं। जैसे हमारा जो है यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम क्या है, गया गाइडेंस प्रोग्राम। यह जब टाइप करेंगे सर्च ऑप्शन के जगह पे तो आपका खुलेगा और एक लोगो खुलेगा गया गाइडेंस प्रोग्राम, जो जिसका कलर पीला है। तो उसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दाहिने साइड में देखेंगे कि व्यू चैनल आएगा, व्यू चैनल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, व्यू चैनल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू चैनल क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक हेडिंग आएगा जिसमें तीसरा रहेगा प्ले लिस्ट रहेगा। समझ गए? प्ले लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में गया जीजीपी मैगजीन खुलेगा आपको। और जीजीपी जब मैगजीन खुलेगा तो मैगजीन में देखेंगे जो 1 नंबर का वीडियो है वो है इंटर के लिए, उस पर लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो। और दूसरा नंबर का जो वीडियो है वो है आपका मैट्रिक के लिए, ये भी लिखा हुआ है। अब जिसमें आप जिस क्लास के आपको करना है, जैसे मैट्रिक का करना है, तो मैट्रिक वाला पे जब क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो खुलेगा। और वीडियो खुलने के बाद जैसे ही आप दाहिने किनारे में देखिएगा, वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ मान लिया वीडियो है और यहाँ पर जस्ट नीचे कॉर्नर में रहता है इस तरह का बटन रहता है आपका, ड्रॉप डाउन बटन जिसको कहते हैं, ड्रॉप डाउन बटन। जैसे ही इसको आप ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन खुलेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन खुलेगा तो उसमें आप देखेंगे ब्लू रंग से एक लिंक है डाला हुआ सब सब्जेक्ट का। जैसे आपका सब्जेक्ट 1 से लेकर के 6 तक के है। 1 में है आपका साइंस है, 2 में मैथ है, और 3 में आपका सोशल साइंस है, 4 में आपका संस्कृत है, और 5 में हिंदी है, और 6 में इंग्लिश है। और जैसे ही ब्लू वाला जो लिंक जब करेंगे क्रिएट, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ आपका ड्राइव से आपको पीडीएफ खुल जाएगा। आप वहां से इसको प्राप्त करके आप पूरी तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं। अक्सर अब कुछ प्रश्न आए थे कल कि हमारा डिस्क्रिप्शन जो आप डाले हैं वो कहाँ से मिलेगा, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा इस पर हम कर दें। तो सबसे पहले आप गया गाइडेंस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा, खुलेगा तो आपका व्यू चैनल कीजिएगा। जैसे ही वो जो लोगो है उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा उस तरह से, व्यू चैनल के एक लिंक आएगा। व्यू चैनल पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर जीजीपी मैगजीन, वहां पर सारा कैटेगराइज किया हुआ है कि आपका 10th का क्रैश कोर्स का सोशल साइंस मिल जाएगा, 10th का क्रैश कोर्स का साइंस मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, 11th का क्लासेस मिल जाएंगे, 12th के क्लासेस मिल जाएंगे। वहां पर कैटेगरी वाइज डाला हुआ है। जिसको आपको देखने का इच्छा हो उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। और वीडियो से कैसे हमको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो उस स्थिति में वीडियो के नीचे में देखेंगे दाहिने तरफ में इस तरह का ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है, इस तरह का रहता है बना हुआ। तो इस तरह से इसको हम क्लिक करेंगे तो वो आपका पीडीएफ और लिंक खुलेगा। तो वहां से लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? तो उस तरह से डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा वहां से। और डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स रखते हैं उसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो पीडीएफ के ऊपर में आपका लिखा हुआ सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से जो आपके मन मुताबिक हो, जो आप पढ़ना चाहते हो, उसको आप देख करके आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आज विषय आपको मैं लाया हूं वो है इतिहास। और जो लास्ट चैप्टर है 7वां और 8वां चैप्टर, इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं 6 चैप्टर का मैं क्रैश कोर्स के तौर पर ऑब्जेक्टिव हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए और सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए, वो आपको क्लियर किया जा चुका है। आज के सेशन में 7वां और 8वां जो चैप्टर है, 7वां है व्यापार और भूमंडलीकरण
और 8वां चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, मैट्रिक वार्षिक माध्यमिक जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछे जो जाते हैं, उसमें इसमें संग्रह करके लाया गया है। और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जो प्रश्न पिछले साल के एग्जाम में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उसी को यहाँ पर कलेक्ट करके लाया गया है। अब चलें इसको आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका कौन सा चैप्टर है? व्यापार और भूमंडलीकरण। तो व्यापार और भूमंडलीकरण के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उसमें देखें कि सबसे पहला बनता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? और इसका आंसर है 1990 के दशक में इसका भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ। और अक्सर हाँ, इस चैप्टर से जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बता दूं कि ऑब्जेक्टिव से भी प्रश्न रहेंगे, 2 या 3 प्रश्न रहेंगे, और लघु उत्तरीय से भी 2 या 3 रहेंगे, लेकिन उसमें आपको वहां पर चयन करना रहता है जो आपको उस समय याद हो परीक्षा के समय में, उसी को आपको लिखना है। लेकिन 2 या 3 प्रश्न यह दोनों चैप्टर से रहते ही रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण ने किस तरह से भारत को प्रभावित किया या फिर किस तरह से पूरे विश्व को प्रभावित किया। और उसी तरह से जो अगला चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, तो किस तरह से राष्ट्रवाद ने प्रेस संस्कृति ने राष्ट्रवाद को प्रभावित किया और किस तरह से राष्ट्रवाद जब उत्पन्न हुआ तो स्वतंत्र राष्ट्र का कैसे निर्माण हुआ। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, जैसे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो यह 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ। और उसी तरह से गिरमिटिया किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पिछले साल के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो गिरमिटिया था क्या? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता था। यह बिहार के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से दूसरे देशों के लिए अनुबंध पर मजदूर को ले जाया जाता था और वहाँ उन्हें ईख के खेती के लिए या कपास की खेती के लिए उसमें उनको लगाया जाता था, जैसे कि चीनी उद्योग वगैरह समय। तो इस तरह से इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसमें यूरोपीय संघ, द्वितीय महायुद्ध या विश्व युद्ध कहा जाए तो उसके बाद कौन सी संस्था का उदय हुआ जो कि आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त कर देता? तो वह था यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यह जो मार्ग था वो रेशम मार्ग कहलाता था और इसके माध्यम से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसी तरह से बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुई? तो औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार का स्वरूप विश्व स्तर पर फैला और भिन्न भिन्न देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ और विश्वव्यापी रूप को धारण किया हो। और उसी विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो वो था आपका 1929 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वो आपको 1944 ईस्वी में हुआ। ब्रेटन वुड्स एक अमेरिका में एक स्थान का नाम है और वहीं पे यह सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह 1944 ईस्वी में हुआ था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया? कौन सा शहर उभर करके आया था? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंडर का नाम आपने, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। तो सिकंदर के समय में एक अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया गया था जो कि वहां पर विश्व स्तर की वस्तुओं का उपलब्धता थी और इसलिए इसको कहा गया क्या कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था? तो वो था अलेक्जेंड्रिया। वो सिकंदर के समय का शहर था वो। और उसी तरह से हाँ देखिए, एक पहले प्रश्न पूछा गया था कि गिरमिटिया मजदूर क्या है। अब यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो वह था पश्चिमी क्षेत्रों से भेजे जाते थे। और विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो वह था 18वीं शताब्दी के बाद, जब औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल के समय में आरंभ माना जाता है, वो है 18वीं शताब्दी के बाद। आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुई? इसमें देखें तो इसमें हुआ था फांसीवादी और नाजीवादी शासन का आरंभ हुआ था। जब आर्थिक संकट हुआ या आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली? तो इसमें एक व्यवस्था आई थी फांसीवादी नाजीवादी शासन। उसमें क्या था? व्यक्तिवाद
अब जो शासन की व्यवस्था थी वह एक व्यक्ति पर, जैसे हिटलर मुसोलिनी का नाम आप लोगों ने सुना था और इसके बारे में पढ़ा भी होगा, तो यह एक फांसीवादी नाजीवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत उभर करके आए थे। और यह इस कारण से हुआ था कि आर्थिक मंदी हुई थी और आर्थिक मंदी को नई दिशा देने के लिए इनके हाथों में शासन गई कि मैं अब इसको समाप्त करके एक नई शासन प्रणाली लाऊंगा या फिर उस आधार पर आर्थिक संकट से दूर किया जा सकता है, उसके आधार पर इस प्रणाली को लाया गया था। अब देखें तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वह था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और एक तरह से कहा जाए तो विश्व व्यापार या भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का जो नया स्वरूप आप जब देखते हैं तो उसका कारण ही था कि औद्योगिक क्रांति हुई और जब अधिक तीव्रता के साथ वस्तुओं का उत्पादन होने लगा तो उस उत्पादन को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार की आवश्यकता पड़ी और उस आधार पर फिर भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण का आधार तैयार हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? तो वह था वर्ष 1921 ईस्वी में गिरमिटिया श्रमिकों की जो व्यवस्था थी वो समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? वह 1995 ईस्वी में हुई थी। और G3 स्थापना कब हुई? इसमें देख लीजिए 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वो था 1944 ईस्वी में। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो हमारे थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? यह अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है और न्यू डील क्या है इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? तो वो था आपका FD रूजवेल्ट ने न्यू डील की व्यवस्था की थी। अब यह जो प्रश्न था वो आपके थे, पहला जो 7वां चैप्टर है वो था भूमंडलीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। यह अब जो शुरू होने जा रहा है वो है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? और यह जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का नाम सुना जाता है, प्रेस को सर्वप्रथम स्थापित करने में गुटेनबर्ग का अहम भूमिका था और इसलिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसने बाइबल पुस्तक की सर्वप्रथम छपाई की थी और वो बाइबल जो छपा था वो हाथों हाथ बिक गया था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? वह फ्रांस का दार्शनिक था। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो वह कौन सा व्यक्ति था? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में ब्लॉक प्रिंटिंग का जो प्रेस था वह यूरोप में लेकर के गया था। कहां से? चीन से लेकर के। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो वो महात्मा गांधी ने किए थे। अब इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था कैकस्टन। कैकस्टन ने इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाया था या कहा जाए कि उनके द्वारा वहां पे स्थापित किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? वह कहां हुई थी? चीन में हुई थी। और महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का संपादन किया था। यह सब प्रश्न जो है पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इसको देख लेना है। आप देख करके हम जो बोले हैं वो भी सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? वह था पत्र कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में जब आपका इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, तो उसमें क्या था कि जो पत्रिकाएं ब्रिटिश के विरोध कुछ लिखती थी तो उस पर बैन लगाने के लिए, उसको प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रेस एक्ट आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो उसी से बचने के लिए उसमें क्या था कि यदि आप अंग्रेजी में आप उसका प्रकाशन नहीं करते हो या फिर ब्रिटिश का आप उसमें प्रतिरोध करते हो या फिर उसके बारे में कुछ आलोचनात्मक शब्द लिखते हो तो आप पर कार्रवाई होगी और आपकी जो प्रेस है वो बंद कर दी जाएगी, आपको दंडित किया जाएगा।
तो यह अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए वह पत्रिका क्या कर दी थी, अपनी भाषा को बदल दिया था। वो किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन में सिविल सेवा जब परीक्षा होने लगी तो वहां पर परीक्षा की तैयारी हेतु वहां पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी और यही कारण था कि वहां पर मुद्रण पुस्तकों की मांग बढ़ गई, वहां पर संख्याएं ज्यादा मांग होने लगी और उस तरह से इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? तो कौन सा देश था? वो चीन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह मार्टिन लूथर के समय ने कहा था। मार्टिन लूथर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने दास कैपिटल को, जो दास की जो व्यवस्थाएं थी देशों में, उसको समाप्त करने की एक समझिए कि परिपाटी लाई थी और इसी के ख्याल में उन्होंने विभिन्न विचारकों के जो मत थे उसको वो दूसरे लोगों को जागृत करने का प्रयास किया था और इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि जो मुद्रण है यानी छपाई जो है, छपाई कला है, वह किसका देन है? ईश्वर की देन है और यह एक बहुत बड़ा तोहफा है। इससे क्या होता था कि लोग जागरूक होते थे और अपने अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए, वो अपने हक की लड़ाई के लिए वो आगे आते थे और उनमें जागरूकता आती थी तो वो अपना अधिकारों का संरक्षण कर पाते थे। इसी तरह से भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? विलियम बेंटिक। यह क्या किए थे कि भारतीय जो समाचार पत्र थे जो उस पर बैन लगाए गए थे, तो विलियम बेंटिक के द्वारा उसमें ढील दी गई थी, छूट दी गई थी, जिससे कि भारतीय जो समाचार पत्र थे वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी भावनाओं को लिखने लगे। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों चैप्टर से दिए गए हैं। इसमें से आशा ही नहीं, हमको लगता है पूर्ण संभावना है कि 2 या 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको याद रहेगा उसके अनुसार से, क्योंकि जो आपके प्रश्न हैं, आपके 40 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास, आपके सोशल समाज यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, उसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में, लेकिन 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो उस ख्याल से आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा तो आप आसानी से 40 में 40 सही प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो अब आगे देखें, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं वो है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण क्या है? अक्सर हाँ पूछा जाता है वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो आपको इसको समझना होगा। तो साधारण भाषा में यदि आप कहें तो वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। वैश्वीकरण का अर्थ है कि जो भी देश की जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसका पूरे देश या संपूर्ण देश के साथ उसका आर्थिक सामंजस्य कैसे स्थापित है। वैश्वीकरण का मतलब कि देश की जो सीमाएं हैं वो समाप्त हो जाती है और फिर उसका जो आदान प्रदान होता है बहुत ही सरलतम नीति के अंतर्गत, उदारवाद नीति के अंतर्गत उसका आदान प्रदान संभव हो पाता है और फिर विश्व की कोई भी उत्पादित वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मिल पाते हैं या फिर आसानी से उसको आप खरीद बिक्री कर सकते हैं और ऐसी व्यवस्था जब बनती है तो यह क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। और इसको यदि आप अपनी भाषा में लिखें तो किताबी भाषा में तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने देश में निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के परस्पर रूप पर निर्भर रहते हैं। और उसी तरह से यदि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे तो भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करता है। भूमंडलीकरण का यदि आप देखें तो इसमें आप जोड़ देंगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्वव्यापी जब एक रूपता हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न हो सकता है कि आपके आने वाले परीक्षा में शामिल हो, इसको आपको ध्यान से देख लेना है।
भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहने का मतलब कि एक कंपनी पर एक से अधिक राष्ट्रों का स्वामित्व हो, ठीक है। और यह क्या हुआ, जब भिन्न भिन्न देशों के उद्योगपतियों ने मिलकर एक कंपनी जब स्थापित की और वह कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाई, और यह जब व्यवस्थाएं लागू हुई तो भूमंडलीकरण का जो दौर आया वह तीव्र गति से बढ़ता गया। और अभी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें दो देशों के स्वामित्व हैं, जिसमें कि एक ब्रिटेन के उद्योगपति हैं तो एक अमेरिका के उद्योगपति हैं, दोनों के द्वारा एक मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई है और वह क्या है कि वह पूरे विश्व में व्यापार कर रही है। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भूमंडलीकरण का जो विकास हुआ वो तीव्र गति से हुआ। उसकी भूमिका के बारे में इस प्रश्न में चर्चा की गई है। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव का तो यहां पर भी देखेंगे, बहुत सारे जो मॉल वगैरह में आप देखते हैं या फिर एक ही जगहों पर आप बहुत बड़े जो मॉल का प्रचलन अभी हो चुका है, देख रहे हैं कि एक ही जगहों पर सारे सामान या सारे वस्तुओं का व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ देखें तो भूमंडलीकरण के कारण ही भारत में जो आर्थिक जो बाजार है उसकी गति तीव्र हुई है और आसानी से एक जगहों पर बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हो पा रही है। तो इस तरह से भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा है। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार की स्थिति में आ जाते हैं या बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाता। तो इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो वह आर्थिक संकट कहलाता है। और यह जो आर्थिक संकट था वह 1929 ईस्वी में आया था पूरे विश्व स्तर पे, और उस समय बेरोजगारी दर बढ़ गए थे, बहुत सारे बैंक दिवालियापन हो गई थी। दिवालियापन करने का मतलब कि उसके पास मुद्रा की घोर कमी हो गई थी। तो इस तरह से यह आर्थिक संकट की व्यवस्था बनी थी। औद्योगिक क्रांति क्या थी? तो औद्योगिक क्रांति के बारे में उद्योगों का तीव्रतम विकास औद्योगिक क्रांति कहलाई। औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्पादन में अधिक तीव्र गति से उनका उत्पादन होने लगा, ठीक है। और इस तरह से यह जो प्रक्रिया कहलाई औद्योगिक क्रांति कहलाई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1940 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। और यह रूजवेल्ट के द्वारा, राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे उनकी जो पहल थी उन्हीं के पहल से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुई थी और इन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने की जो व्यवस्था के लिए यह सम्मेलन बुलाई थी, जिसमें कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था की बात कही गई थी। औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? तो आप जब औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। जब वहां वस्तुओं का उत्पादन होना संभव होने लगा, तीव्र गति से होने लगा, तो फिर उसके लिए उसको बाजार चाहिए था बेचने के लिए। तो वह अपने उपनिवेशों में उसको अपना खपत किया, या फिर कहा जाए कि उस वस्तुओं को अपने उपनिवेशों में जाकर के बेचा और वो अधिक लाभ कमाया। और इस तरह से औद्योगिक क्रांति ने क्या किया कि विश्व बाजार के स्वरूप को भी उसने बदल दिया। इसी अब देखें कुछ लाभ और हानियां जो है विश्व बाजार के लाभ कौन कौन से हैं? तो यह सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है, लाभ है यह। इससे व्यापार और उद्योग की तीव्र गति मिलती है। बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का उदय हुआ। उपनिवेशों में आधुनिकीकरण हुए, जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया, शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हुई। लेकिन इसके हानियां भी कुछ हैं। वो है कौन कौन सा? एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ। गरीबी, अकाल और भूखमरी बढ़ गई। उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यह जो है कि विश्व बाजार के हानि है। तो लाभ और हानि आप जरूर देख लेंगे। कभी कभी हो सकता है कि केवल लाभ पूछ देता है और कभी कभी केवल हानि पूछ देता है।
तो आप जब इसको आप पढ़े रहेंगे, आप समझ में विकसित किए हुए रहेंगे, तो चाहे वो विश्व बाजार का लाभ पूछे या फिर विश्व बाजार के हानि पूछे, तो दोनों में से आप किसी का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। गिरमिटिया मजदूर पर एक टिप्पणी लिखें। तो इसमें क्या था कि गिरमिटिया मजदूर वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत से ले जाया जाता था। इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से जमैका, फिजी, त्रिनिदाद टोबैको, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया जाता था। इन्हें मुख्यतः नगदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था, और यह जो व्यवस्था थी वह 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दी थी। तो इस पर यदि टिप्पणी लिखने के लिए आए तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। भारत पर आर्थिक महामंदी के क्या प्रभाव पड़े थे, इसको आप देख सकते हैं। भारत पर आर्थिक महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला कौन था? आर्थिक महामंदी से भारत का आयात निर्यात व्यापार घटकर आधा हो गया था। आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव भारत के किसानों पर हुआ था। आर्थिक महामंदी से शहरी वर्ग प्रभावित नहीं हुआ था। प्रभाव को कम करने के लिए सरकार भारत से सोने का निर्यात करने लगी। आर्थिक महामंदी के कारण ही महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना पड़ा था। तो इस तरह से देखें तो आप इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यह जो भी आपको कंटेंट्स दिए गए हैं वो आपको पीडीएफ में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है, तो आप जब वीडियो खोलते हैं तो वीडियो चलते रहता है, उसके दाहिने तरफ एक ड्रॉप डाउन का बटन तीर का नीचे से देखेंगे तो बना हुआ रहता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको यह पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और इस तरह से इसमें जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव का या लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का, तो उस तरह से आप इसका आप स्वयं में भी अध्ययन करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं चलूं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो एक सरहा पूछा जाता है कि आपका एक क्वेश्चन आता है, देखिए भारत प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद से रिलेटेड, वो है आपका वर्तमान समय में स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें। तो प्रेस की भूमिका अभी क्या है, यदि पूछा जाए या प्रश्न पूछा गया है तो प्रेस की भूमिका क्या है। एक कहा जाए तो हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार चलती है और चौथा स्तंभ के रूप में प्रेस को माना जाता है। और वह प्रेस क्या करती है, जनता की जो समस्याएं रहती है वो क्या करती है कि वो सरकार के समक्ष लाने का प्रयास करती है। और एक तरह से कहा जाए कि जनता की समस्याओं का एक पारदर्शी तरीके से सरकार के समक्ष लाया जाता है प्रेस के द्वारा, और तब जाकर के जनता की समस्याओं को सुना जाता है, देखा जाता है, तब उसका सुधार संभव हो पाता है। तो इसको आप आसानी से इसको आप अध्ययन करके भी या फिर अपने जो बुक है आपका जो किताब है उसमें आप अध्ययन करेंगे, या फिर इसका जैसे कि आप देख लें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान समय में भी प्रेस भारतीय राजनीति, समाज, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। वह कौन कौन सा क्षेत्र है? सूचना है, मनोरंजन है, शिक्षा है, खेल है, सिनेमा है, रंगमंच है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, सरकारी नीतियां हैं, प्रादेशिक, क्षेत्रीय और स्थानीय घटनाओं की जानकारी देने वाला मुख्य माध्यम बना हुआ है। और इस तरह से देखा जाए तो समाचार पत्रों के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में भी अधिक अवसर मिले हैं, और इस तरह से सांस्कृतिक अभिरुचियों को भी जगाने में यह योगदान करता है। तो देखा जाए तो आज के समय में भी प्रेस की अहम भूमिका रही है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका और प्रभाव की विवेचना करें। किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने प्रभावित किया था। तो आप जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय हमारे नेताओं के द्वारा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। जैसे कि आप जवाहरलाल नेहरू को देख लें, फिर हमारे महात्मा गांधी को देखें, फिर केसरी जैसे तिलक को देखें, बाल गंगाधर तिलक को देखें, तो उन्होंने अपने विचारों को समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया था। और इस तरह से राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उसमें अहम भूमिका निभाई थी प्रेस ने।
कि वह जो हमारे नेता थे उनके विचारधाराओं को वहां तक पहुंचाया जाता था और उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो उसको विकसित करने का प्रयास किया जाता था। और जब लोगों में जागृति आई, उनके विचारों से जब अवगत हुए, तो वह अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने को तैयार हो गए और अंततः राष्ट्रवादी आंदोलन हुई और फिर जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस तरह से देखें तो हम जो है प्रेस संस्कृति की अहम भूमिका रही राष्ट्रवादी आंदोलन में। यह जो दो प्रश्न हैं अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें लेकर के आया था। और जो भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है इसमें दिए गए हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जा करके क्लिक करेंगे और वहाँ पर पीडीएफ का जो लिंक आएगा उसको ब्लू कलर का होगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो यह पीडीएफ खुल जाएगा आपको। आप उसमें इससे जो भी विषय वस्तु इसमें दिए गए हैं उसको आप समझ करके और अपने अंदर जो समझ विकसित करके परीक्षाओं में आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस जो दो चैप्टर हैं इससे एक लघु उत्तरीय प्रश्न, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 से 5 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर रहेंगे। इसलिए यह जो दोनों चैप्टर है यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे देखकर समझकर अपने आने वाले परीक्षाओं में उत्तर दे पाएंगे और सही से मैं मानता हूं कि आप इसमें 100% अंक ला सकते हैं। तो मैं यही आशा और अपेक्षा के साथ मैं इस सत्र को समाप्त करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपनी परीक्षाओं में सफल हों। धन्यवाद।